संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो निकाय का कुल संवेग परिवर्तन सदैव संरक्षित रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि एक पिंड में जितना संवेग परिवर्तन होता है उतना ही संवेग परिवर्तन दूसरे पिंड पर विपरीत दिशा में होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसको समझते हैं कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है और वह u1 वेग से गति कर रहा है, गति की दिशा इस साइड रहेगी। एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2, वह u2 वेग से गति कर रहा है। चूँकि हमने माना है u1 ग्रेटर देन u2, अर्थात u1 का मान यानी कि u1 वेग जो है m1 ज़्यादा तेज़ गति से चल रहा है u2 यानी कि m2 द्रव्यमान की तुलना में। तो यहाँ पर जो संवेग परिवर्तन होने वाला है वो होगा, जैसे इसका प्रारंभिक संवेग परिवर्तन क्या होगा, देखिए P1 इक्वल टू m1 u1। इसका प्रारंभिक जो होगा P2 इक्वल टू m2 u2, क्योंकि प्रारंभिक वेग है तो इस हिसाब से संवेग ए आएगा। अब दोनों पिंड जो है m1 m2 टक्कर खा जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है। टक्कर के पश्चात जितना फोर्स F1 से 2 की तरफ लगाएगा, यानी कि हम इसको 1 2 लिख सकते हैं, जितना फोर्स m1 1 से 2 की तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में F2 1 की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पर जो बल बनने वाला है, जितना बल F1 इधर से इस साइड लगेगा उतना ही बल F2 इसके विपरीत लगेगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत यही कह रहा है कि अगर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो टक्कर के पश्चात संवेग परिवर्तन जो है विपरीत दिशा में और बराबर रहता है। तो यहाँ पर F1 F21 यानी कि जो M1 है M2 की तरफ बल लगाएगा और M2 M1 की तरफ बल लगाएगा। इस कंडीशन में अगर हम न्यूटन का सेकंड नियम माने तो F बराबर ma होता है। तो अर्थात यदि यहाँ पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए, अर्थात यह बराबर यह बाह्य बल है, अगर हम इसको 0 मान लें यानी कि बाह्य बल आरोपित न किया जाए, तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो संवेग परिवर्तन है वो नियत हो जाएगा, यानी कि जो टक्कर के पश्चात संवेग था और टक्कर के पूर्व संवेग परिवर्तन और टक्कर के बाद, इन दोनों को देखते हैं तो P1 इक्वल टू m1 v1, क्योंकि m1 टकरा गया तो इसका वेग जो है परिवर्तन होगा m1 v1 माइनस m1 u1। टक्कर के पश्चात है, टक्कर के पूर्व ये था, टक्कर के पश्चात ए हो गया है। अब टक्कर के जो पश्चात दूसरा वाला है, ए वाला पिंड, दूसरा वाला पिंड, ये हो जाएगा P2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, यानी टक्कर के पश्चात अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब यहाँ पर जो संवेग परिवर्तन होने वाला वो नियत रहेगा, अर्थात डेल्टा P इक्वल टू, या फिर हम इसको ऐसे मान सकते हैं P2 माइनस P1 इक्वल टू F। जबकि हमने यहाँ बाह्य बल जो है 0 माना हुआ है, तो हो जाएगा इसका, हम इसको फार्मूले पर रखते हैं, क्योंकि कहा गया है कि संवेग परिवर्तन के बाद दोनों का जो संवेग है वह विपरीत दिशा में बराबर रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं इसी के आगे, तो P1 इक्वल टू माइनस P2, ठीक है। तो यहाँ पर जो P1 का मान है यहाँ पर ये रहा और P2 का मान यहाँ पर ये रहा, तो लिखते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस
m2v2 माइनस m2u2। तो यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। आगे बढ़ेंगे तो इसको पक्षांतर कर दीजिए, माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m2u1, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, u1 प्लस m2u2। इस संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफिनीशन नोट करते हैं। इस नियम के अनुसार डैश डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखना है। ठीक है, डबल इन्वर्ट कॉमा में लिखेंगे यदि वस्तुओं के निकाय पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो संयुक्त निकाय का कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि एक पिंड पर जितना संवेग परिवर्तन होता है उतना ही दूसरे पिंड पर संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात F बाह्य बल इक्वल टू 0 तो संवेग परिवर्तन नियत रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें आपको डेरिवेशन यही कराना था। ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।